हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो विज्ञान के प्रश्न लिया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेते हैं, जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, तो ज़्यादातर प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए हम प्रश्नों को करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके राशि वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है। तो देखिए, जो ध्वनि तरंग होती है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका क्या परिवर्तित नहीं होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें जो परिवर्तित नहीं होता वह है आवृत्ति। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि की आवृत्ति बदलती नहीं है, इसको आप याद रखिएगा। उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है यह बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति जो है वह कभी नहीं बदलती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और यह जो प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में यह आ सकता है। अगला प्रश्न आपका है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो जो वायु है उसमें ध्वनि तरंग कैसी होती है। तो वायु में जो ध्वनि तरंग होती है या आपका अनुदैर्ध्य होती है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो इसको आप याद रखिएगा, हमेशा जो है वायु में अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अगला प्रश्न है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो रेत होता है और जो नेफ्थलीन होता है इसका जो मिश्रण है किसके द्वारा इसको पृथक हम कर सकते हैं। तो वह आपका है ऊर्ध्वपातन। जी हाँ दोस्तों, ऊर्ध्वपातन के द्वारा इसको हम अलग कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यह सभी जो प्रश्न हैं यह सभी प्रश्न आपके बीपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दोस्तों हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर कोई सूचना रहता है तो बता दी जाती है और कोई PDF वगैरह रहता है शेयर किया जाता है, तो इसलिए वहाँ पर फॉलो जरूर करिए। अगला प्रश्न आपका है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। तो देखिए, अगर हम बात करें विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है यह आपका क्या होता है। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वह वाट होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, वाट जो है यह किसकी इकाई है? विद्युत शक्ति की इकाई है, जो कि जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें वोल्ट मीटर जो है यह विभवांतर बताता है, यह बिल्कुल सही है आपका, यह भी सही है। अगला आपका है कि एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को नापते हैं, तो यह भी आपका सही है। अगला है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के द्वारा क्या नापते हैं? तो विद्युत वाहक बल होता है, तो यह भी आपका सही है। अगला आपका है कि गैल्वेनोमीटर, तो इसमें दिया है कि गैल्वेनोमीटर जो है कि इससे विद्युत प्रतिरोध को नापा जाता है, तो यह बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह आपका गलत है। तो इसलिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह D वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है कि एक छोटी विद्युत धारा को रिएक्टर करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन जो है ओम मीटर द्वारा किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जो विद्युत प्रतिरोध है इसको हम ओम मीटर द्वारा नापते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो देखिए, जो टरबाइन है और डायनमो है इससे जो हमको बिजली मिलती है यह किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा को। जी हाँ दोस्तों, मैकेनिकल ऊर्जा को जो है यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसको कि मैकेनिकल को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि LED, जिसको कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड बोला जाता है,
के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें आपको गलत कथन पूछा गया है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं, यह बिल्कुल सही है। अगला है कि एलईडी प्रकाश बल्बों में से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, यह भी आपका सही है। अगला है आपका एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, यह गलत है। जी हाँ दोस्तों, एलईडी में पारा प्रयोग नहीं होता है, यह गलत ऑप्शन दिया गया है। तो इसलिए यह सी वाला ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। चलिए फोर्थ वाला भी देख लेते हैं कि एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल इसका सही है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। तो देखिए, अगर हम बात करें इनमें से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण है जो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है, तो इसका जो सही आंसर है वो फोटोवोल्टिक सेल। जी हाँ दोस्तों, फोटोवोल्टिक सेल का जो है कि फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। तो पूछा गया है कि जो केंद्राभिमुखी बल होता है वह किसके लिए जिम्मेदार है। तो वह होता है कि वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कोई वस्तु जो है कि वृत्ताकार पथ पर अगर गति कर रही है तो उसके केंद्र में जो बल लगता है उसी को केंद्राभिमुखी बल कहते हैं। तो उसके लिए वही जिम्मेदार होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो पूछा गया है कि इनमें से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। दिया गया है कि गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, तो इसमें बिल्कुल जो है कि आपका घर्षण बल शामिल होता है, ये वाला आपका सही है। अगला है स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, इसमें आपका घर्षण बल नहीं शामिल है। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, इसमें भी नहीं है। तो इनमें से एक से अधिक होगा नहीं, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ से आपका केमिस्ट्री का प्रश्न आ गया, 10 प्रश्न आपके फिजिक्स के हो गए। तो चलिए यहाँ से हम केमिस्ट्री के प्रश्नों को देखते हैं। तो केमिस्ट्री का पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तो देखिए, अगर हम बात करें तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का जो प्रमुख घटक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई क्यों हो जाएगा, क्योंकि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक जो है वह ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। तो इसमें ब्यूटेन भी दिया और प्रोपेन भी दिया है। ब्यूटेन आपका 65% होता है और प्रोपेन जो होता है वह 35% होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है एक से अधिक सही है, और इसमें जो है कि थोड़ा बहुत इथेन की मात्रा भी डाली जाती है। तो इसलिए आप इसका ऑप्शन नंबर ई मार सकते हैं कि इनमें से एक से अधिक। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। तो देखिए, अगर हम बात करें जो प्राकृतिक रबड़ होता है यह किसका बहुलक होता है, तो प्राकृतिक रबड़ आपका जो है वह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। जी हाँ दोस्तों, आइसोप्रीन का बहुलक होता है, जिसका कि सूत्र आप याद रख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड आपका होता है CH3 इस तरह से, यहाँ पर डबल CH3 इस तरह CH2 डबल बॉन्ड रहेगा, फिर C है, फिर उसके बाद कोष्टक में CH3 रहेगा, और उसके बाद जो है कि आपका CH रहेगा, फिर डबल बॉन्ड जो है CH2। यह इसका जो है यह प्राकृतिक रबड़ का जो है कि सूत्र है। फिलहाल सूत्र आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इतना आप याद रखिए कि प्राकृतिक रबड़ का जो बहुलक होता है वह आइसोप्रीन होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, फलों को जो जबरदस्ती हम लोग पकाते हैं उसके लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन्स होता है जो फलों के पकने की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक होता है। तो जिनके जो टेफ्लॉन होता है, यह पूछा गया है कि किस एकलक का बहुलक होता है।
तो यह जो होता है यह टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। जी हाँ दोस्तों, किसका बहुलक होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बैकेलाइट निम्नलिखित में से के संघनन से बनता है। तो देखिए जो बैकेलाइट है यह किसके संघनन से बनता है? तो देखिए यह जो बैकेलाइट आपका है वह फिनाल तथा फार्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। जी हाँ दोस्तों, फिनाल और फार्मेल्डिहाइड के संघनन से जो है वह बैकेलाइट बनता है, जो कि एक प्रारंभिक प्लास्टिक होता है जिसका जो रासायनिक नाम है वह क्या होता है? वह होता है पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकाल एनहाइड्राइड। तो इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो पूछा गया है जो ट्राइग्लिसराइड होता है यह क्या होता है? तो यह आपका जो है वह वसा है। तो इसको आप याद रखिएगा। ट्राइग्लिसराइड जो है कि शरीर में पाया जाता है और यह वसा होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पूछा गया है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखिए पहला है कि उसके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ग्रेफाइट का क्रिस्टल संरचना वह अलग होता है, हीरे का क्रिस्टल संरचना अलग होता है, लेकिन दोनों ही कार्बन से बने होते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है कि उनकी कठोरता समान होती है। यह बिल्कुल गलत है, उनकी कठोरता अलग अलग होती है। उनकी विद्युत चालकता समान होती है। तो यह बिल्कुल गलत है। ग्रेफाइट जो है यह विद्युत चालक, इसमें विद्युत का चालन होता है, जबकि आपका हीरे में विद्युत कुचालक होता है। तो इसको यह भी आपका गलत हो गया। अगला है कि वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही है कि वह दोनों जो है वह एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। तो इसलिए जो डी वाला ऑप्शन है यह आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो देखिए पुलिस द्वारा जो कोई नशे में अगर गाड़ी चलाता है तो पुलिस जब जांच करती है तो फिल्टर पेपर पर वह क्या करती है? तो देखिए फिल्टर पेपर पर जो होता है वह होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। तो घरेलू ईंधन के रूप में जो हम लोग एलपीजी प्रयुक्त करते हैं तो उसमें क्या होता है? तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपका मुख्यतः जो है कि प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। इन दोनों का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर प्रोपेन भी दिया गया और ब्यूटेन भी दिया गया है, तो इन दोनों का मिश्रण होता है। तो इसलिए इसमें जो है कि ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए एक प्रश्न आपसे करते हैं कि जो यह गैस होती है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है, इसमें तो गंध नहीं होती है, लेकिन जो है कि उसमें क्या चीज़ मिलाया जाता है कि जब गैस का रिसाव होता है तो उसके बाद वह हमको गंध उसकी पता चलती है। तो कौन सा उसमें हम एलिमेंट मिलाते हैं? तो वह देखिए जो मिलाया जाता है वह होता है मरकैप्टन। जी हाँ दोस्तों, मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे कि हमको गैस का पता चलता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। नहीं तो दोस्तों अगर हम एलपीजी में जो है वह मरकैप्टन नहीं मिलाते तो हमको पता ही नहीं चलता कि गैस का रिसाव हो रहा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा दुर्घटना होने की संभावना रहती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः घटक होता है। तो देखिए अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन से घटक होता है, तो ग्रीन हाउस गैस में जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके अलावा आपका नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, और इसके अलावा आपका मेथेन भी होता है, ओजोन भी है। तो यह सब क्या है? यह सब आपके ग्रीन हाउस गैस के जो है कि घटक हैं। तो इसलिए चारों ऑप्शन आपका इसमें सही है। तो ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निश्वसन के लिए समय डायफ्राम हो जाता है। तो देखिए यहाँ से जो है कि यहाँ से आपका बायोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए कि निश्वसन के समय जो है डायाफ्राम हो जाता है। तो डायाफ्राम कैसा हो जाता है? तो डायाफ्राम जो है वह गुंबदाकार हो जाता है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैसीय वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो देखिए अगर हम गैसीय वातावरण प्रदूषक की बात करें तो इसका जो सही ऑप्शन है वह सी वाला हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वह आपका एक गैसीय वातावरण प्रदूषक मानी जाती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तो देखिए अगर हम बात करें मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो दो डी वाला ऑप्शन है वह आपका हो जाएगा गैम्बूसिया। जी हाँ दोस्तों, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए गैम्बूसिया का प्रयोग किया जाता है। गैम्बूसिया एक मछली होती है जिसको कि हम जल में डाल देते हैं तो वहाँ पर जो मच्छर के लार्वा होते हैं, जो मच्छर के मतलब बच्चे होते हैं छोटे छोटे लार्वा को, मच्छर के लार्वा को वह खा जाती है, जिससे कि जो है कि मच्छर नहीं उत्पन्न होते हैं। तो गैम्बूसिया मछली का प्रयोग करते हैं, जिस चीज़ को आप याद रखिएगा, जो कि एक जैविक नियंत्रक है। अगला आपका है कि विटामिन सी की कमी से होता है। तो देखिए अगर हम बात करें विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि जो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसको कि सूखा रोग भी कहते हैं। अगला है कि हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का अगर हम बात करें तो वह क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है कि शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है कि आधार में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में संगत होना चाहिए। तो पूछा गया है कि इसमें यहाँ पर डैश है, जगह है कि जो आधान है, आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि इसमें क्या संगत होना, किसके संगत होना चाहिए? तो वह है RH फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को हम रक्त चढ़ाते हैं तो उसमें सिर्फ रक्त का प्रकार मिलने से रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता, बल्कि उसका RH फैक्टर भी मिलना चाहिए, तभी जो है कि हम किसी को उसके रक्त को चढ़ा सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो देखिए अगर हम बात करें इनमें से जो है कि रक्त दाब का मापक यंत्र कौन है, तो इसका जो सही आंसर आपका है वह है स्फेग्नोमैग्नोमीटर। जी हाँ दोस्तों, स्फेग्नोमैग्नोमीटर जो होता है यह रक्त दाब का मापक यंत्र होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विक्र से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो विक्र से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह जो होता है वह कितना होता है? तो 1200 सीसी जो है कि रक्त प्रवाह होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो देखिए जो आनुवंशिकता है यह जो आपका संदर्भित करता है, यह जो है आपका आनुवंशिकी को। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आनुवंशिकता जो है वह आनुवंशिकी को जो है कि संदर्भित करता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आनुवंशिकता से एक प्रश्न आपका जरूर आएगा, क्योंकि TRE 1 में भी आनुवंशिकता से आया था, TRE 2 में भी आया था, और TRE 3 का जो पेपर कैंसिल हुआ उसमें भी यह प्रश्न आया था। तो इसलिए आनुवंशिकता जो है इसका जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इंसुलिन है, तो इंसुलिन आपका क्या होता है? तो देखिए इंसुलिन की अगर हम बात करें तो जो इंसुलिन होता है यह आपका एक प्रोटीन होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? तो इंसुलिन आपका एक प्रोटीन होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के यह टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यह सभी प्रश्न BPSC द्वारा पूछे गए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। और आपसे निवेदन है कि जो साइंस का हमने जितना भी पार्ट अपलोड
अपलोड किया है उन सभी पार्ट को आप देख जाइएगा, क्योंकि अगर आप सभी पार्ट को अच्छे से देख लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, सब इसी में से आपको प्रश्न मिल जाएगा। तो इसलिए जितना भी पार्ट है आप देख जाइए। आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको साइंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको देख जाइए। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको देख जाइए। उसके अलावा भूगोल का मिल जाएगा, बिहार स्पेशल का मिल जाएगा। तो अगर आप सभी प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, इसी में से मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।